अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी मुझे इस टाइम जूम पे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में बैठे सामने क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 5 स्टिशियोमेट्री नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी बुक का जो टाइटल है उसके मुताबिक ये चैप्टर 5 बनता है। चूंकि मल्टीपल बुक्स आप देखते हैं तो किसी बुक में ये डिफरेंट चैप्टर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मेन चीज क्या है, चैप्टर का नाम और एसएलओस। फर्स्ट नॉलेज 5.1 लेक्चर नंबर 1। इस नॉलेज का जो मैंने नाम रखा है एसएलओस, जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं उसके अकॉर्डिंग एसेंशियल्स ऑफ मोल कंसेप्ट, एवोगाड्रो नंबर एंड मोलर कैलकुलेशंस। ये नाम सेलेक्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू द बंच ऑफ एसएलओस जो हमने इस नॉलेज के अंडर हमने कवर करने हैं। तो पहला एसएलओ है, मैंने प्रोग्रेशन ग्रिड के मुताबिक नंबर लिखा है यहां पर, ड्राइव मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग मोल्स। यानी मोल का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है और आपने मेजरमेंट करनी है मास की, वॉल्यूम की और नंबर ऑफ पार्टिकल की। याद रखिएगा कि ये एसएलओ आज आप पहली दफा नहीं पढ़ रहे, इससे मिलती जुलती चीजें आप ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में भी पढ़ के आए हैं। तो अगर आपको ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में पढ़े हुए एसएलओस क्लियर नहीं है तो ग्रेड 11 में प्रॉब्लम होगा आपको। तो पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका पहले जो प्रीवियस वर्जन है वो पढ़ें। आज वैसे बाय द वे हमारा जो लेक्चर है उसमें हम मेनली यही देखेंगे कि ग्रेड 9 और ग्रेड 10 का जो एक आउटकम है, स्टैंडर्ड जो है, जो ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के बाद बनना चाहिए था वो क्या है, हम उसको आज पढ़ेंगे ताकि हम ग्रेड 11 जब स्टार्ट करें तो किसी किस्म को प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड एसएलओ इस नॉलेज के अंडर आता है, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी। अगेन वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है 1 मोल गैस का एसटीपी कंडीशन पे। ये भी एसएलओ ऊपर वाले एसएलओ से लिंक्ड है। फर्दर उसी वॉल्यूम को यूज करना है जो कि 1 मोल गैस का है एट एसटीपी टू सॉल्व मोल वॉल्यूम प्रॉब्लम। यानी मोल वॉल्यूम प्रॉब्लम का मतलब है आपको गैसेस के मोल्स दिए जाएंगे, वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम दिया जाएगा, मोल्स निकालने होंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करने होंगे। अगला एसएलओ है एक्सप्रेस बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स जिसमें मासेस उसके आपने निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। मोरलेस ये सारे एसएलओस ऑलमोस्ट इंटरलिंक हैं। इन सब का जो कंसेप्चुअल डेटा होगा वो काफी हद तक सिमिलर होगा। तो हम जब पढ़ेंगे तो इन सब की कैलकुलेशंस भी साथ साथ देखेंगे। कुछ कैलकुलेशंस मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने के लिए दूंगा। अगर आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने होंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। और पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, ना तो मेरे बताए हुए क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। हाँ, कंसेप्ट जो बिल्ड होगा आपका, उस कंसेप्ट का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लास्ट एसएलओ है कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग स्टिशियोमेट्रिक प्रिंसिपल। स्टिशियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स क्या है, आज हम बेसिकली इस पे बात करेंगे। सम एग्जांपल्स इंक्लूड कैलकुलेशंस इन्वॉल्व रिएक्टिंग मासेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम and concentration of solutions, limiting reagents, excess reagents, percentage yield calculations। ये तमाम बातें स्टूडेंट्स सारी इंटरलिंक हैं। इन तमाम बातों को आप किसी न किसी तरह से ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में पढ़ के आए। तो मैं चाहूंगा कि पहले हम आगे बढ़ने के लिए ये लफ्ज पहले सीख लें कि स्टिशियोमेट्री का मतलब क्या होता है। Stoichiometry finds its roots in the Greek word Stoichion। अब ये जो Stoichion वर्ड है इसके मतलब होते हैं एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मेट्रियंस मींस होते हैं मयर। यानी एलिमेंट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मयर करना है, दिस इज कॉल्ड स्टाइशियोमेट्री। ये तो वैसे वर्ड की डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन तो ये नहीं है, वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन अभी इसको इलैबोरेट करते हैं।
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एनेबल अस टू फोरकास्ट द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी जनरेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट, यानी कितना रिएक्टेंट डालेंगे कितना प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे तो कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांच हमें ये सिखाती है उसका नाम है स्टिशियोमेट्री। अभी ये बेसिक सी डेफिनेशन है। लाइकवाइज स्टिशियोमेट्री empowers us to compute the quantities of reactant required to produce a given amount of product। ठीक है। फर्दर प्री रेक्विजिट के तौर पर चैप्टर नंबर 5 कैंटर पब्लिशर्स की बुक में आप देखेंगे ग्रेड 9 के अंदर एंड चैप्टर नंबर 3 ग्रेड 10th के अंदर, ये दोनों चैप्टर आपके लिए प्री रेक्विजिशन है। अगर आप इनको पहले अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, देखें तो आप ग्रेड 11 को आराम से लिंक भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। तो मैंने आपके लिए आज बेसिकली यही किया है कि ग्रेड 9th में आपने जो पढ़ा, जी स्टूडेंट्स, ग्रेड 9th में जो आपने पढ़ा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसको फुल स्क्रीन कर दें जरा जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 के अंदर हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, तो मैं सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि ग्रेड 9 में हम क्या पढ़ के आए थे। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझा क्या था अबाउट केमिकल फार्मूला फंडामेंटल्स। ठीक है, केमिकल फार्मूला फंडामेंटल्स को हमने देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा था क्योंकि डेफिनेटली स्टिशियोमेट्री में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ताल्लुक होता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ताल्लुक के लिए जरूरी है कि 9th ग्रेड के अंदर आपको रिएक्टेंट के अंदर यूज होने वाले मॉलिक्यूल्स का पता हो, प्रोडक्ट में बनने वाले मॉलिक्यूल्स का पता हो। तो इसलिए शुरू में हमने मॉलिक्यूल्स पे बात की, जनरल मॉलिक्यूल्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब तो माशाल्लाह आपको इन सब मॉलिक्यूल्स के फार्मूलाज भी याद हैं, पता है आपको इनके फार्मूलाज कैसे बनते हैं, तो ये हमारा कंसर्न यहाँ पे नहीं है बेसिकली। अच्छा, फिर आगे आ गया था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं, तो बेसिक से हमने 9th में स्टार्ट किया था और ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। असल में यहां से शुरू होता था क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री के नाम से। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ग्रेड 9 में पढ़ाया गया था एवोगाड्रो नंबर्स का कॉन्सेप्ट, जो कि आज भी आपको एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ना है, इस्तेमाल होना है। ये रहे ग्रेड 9 के एसएलओस जो आपने बड़े ही बेसिक लेवल पे पढ़े थे। मोल को डिफाइन किया था, रिलेशन पढ़ा था आपने, मोल का मास के साथ क्या रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट्स यहां से थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहेंगे कि व्हाट आर एवोगाड्रो नंबर्स। उसके लिए मैंने आपको ग्रेड 9 में एग्जांपल्स दी थी कि जैसे ये पेंसिल बॉक्स है और इस पेंसिल बॉक्स के अंदर अगर आप देखें 144 पेंसिल्स हैं। जब 144 पेंसिल्स होती हैं तो हम कहते हैं ये 1 ग्रॉस पेंसिल्स हैं। इसी तरह ये एग्स देखें तो 12 एग्स हैं, 12 एग्स हैं तो हम कहते हैं 1 डजन एग हैं। इसी तरह ये 500 शीट्स इकट्ठी हैं तो हम कहते हैं ये एक रिम है। अब जिस तरह एक रिम, एक ग्रॉस और 1 दर्जन अंडों के अंदर एक खास तादाद छुपी हुई है, वैसे ही एवोगाड्रो नंबर एक तादाद का नाम है। कितनी तादाद? जिस तरह दर्जन में 12 होते हैं, एक मोल में बेटा कितने होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तादाद में ना तो हमें अंडे चाहिए, ना ही हमें पेंसिल्स चाहिए, ना ही हमें रिम्स यानी इतनी शीट्स चाहिए। हमें तो इतनी बड़ी तादाद में हम ऐसी चीज को डील करते हैं ना जो बहुत छोटी हो, माइक्रोस्कोपिक हो, और वो कौन हो सकते हैं? एलिमेंट्स। तो अगर मैं लिखूं मैं 1 मोल कार्बन आपको देने वाला हूं, तो इसका मतलब मैं कार्बन के एटम्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। कितने? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको 1 मोल एल्यूमिनियम प्रोवाइड करने वाला हूं, तो मैं आपको एल्यूमिनियम के एटम्स प्रोवाइड करने वाला हूं। कितने? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको 1 मोल सल्फर प्रोवाइड करने वाला हूं, तो कितने सल्फर एटम्स प्रोवाइड करने वाला हूं?
इतने। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको 1 मोल वाटर प्रोवाइड करने वाला हूं, अब वाटर में एटम्स तो नहीं है, मॉलिक्यूल है, H2O, 1 मोल वाटर। अब 1 मोल वाटर का मतलब H2O 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 काउंट करते जाओ, और करते करते आप देखोगे कि 1 मोल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसी तरह 1 मोल सोडियम क्लोराइड NaCl, इट्स एन आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल्स तो कहते नहीं है, आयनिक कंपाउंड्स को तो हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, पढ़ा हुआ ग्रेड 9 में हमने। तो 1 मोल NaCl का मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसी तरह 1 मोल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, आइंस, कितने आइंस, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इज इट क्लियर? तो ये सारी बातें हमने ग्रेड 9th में अच्छे तरीके से पढ़ ली थी। अगेन वही बात आगे कर रहा हूं कि जो भी चीज आपके पास 1 मोल होगी तो समझ लें उनकी तादाद कितनी होगी, इतनी होगी। ये बात तो क्लियर होगी। अब आगे हमने क्या सीखा था ग्रेड 9 में, किस तरह मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं या मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए ग्रेड 9 में आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जब आप देखते हो तो हर एलिमेंट के ऊपर आप दो तरह का नंबर देखते हो, एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर। जो बड़ा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। जैसे सिल्वर के केस में, ये जरा इसको, जैसे आपने देखा सिल्वर के केस में, जस्ट अ मिनट ये कमेंट्स में, जैसे आपने यहां पर ये पेंसिल, ठीक है, जैसे आपने देखा ये सिल्वर के केस में दो नंबर है, 47 एटॉमिक नंबर है, 107 जो है वो एटॉमिक मास है, 6 एटॉमिक नंबर है, 12 एटॉमिक मास है, ठीक है, 16 एटॉमिक नंबर है, 32.07 एटॉमिक मास है। आपने क्या करना है, अगर आपको 1 मोल सल्फर चाहिए तो बहुत ही आसान है, जो भी एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स आपने उसको किसमें एक्सप्रेस कर देना है, शाबाश, उसको आपने किसमें एक्सप्रेस कर देना है, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देना है। किसमें एक्सप्रेस कर देना है, ग्राम्स में। आप देख सकते हैं यहां पर ये एनोटेशन बच्चों को नजर आ रहा हो, ठीक है। तो ये 1 मोल सल्फर का मतलब है 32.7 ग्राम। 32 क्या है, सल्फर का एटॉमिक मास है। सिंपल, आपने एटॉमिक मास जो भी होगा एलिमेंट का आपने उसको ग्राम में लिख देना। 12 ग्राम 1 मोल कार्बन, 107.9 ग्राम 1 मोल सल्फर। तो ये तो बड़ा आसान है, ठीक है ना, कि अगर आपको मोल्स, अगर आपने मोल्स निकालने, जैसे मैंने ये लिखा है ना कार्बन, देखो ये वेट बैलेंस पे 12.1 ग्राम कार्बन, ये कोयला पाउडर है कोयले का, कोयला किसका बना होता है, कार्बन का। तो ये कितने मोल है, 1 मोल कार्बन है। इस बर्तन के अंदर ये जो पाउडर पड़ा है इसमें कितने कार्बन आइटम्स होंगे, शाबाश, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसी तरह जब आप कंपाउंड्स की बात करते हो, कंपाउंड तो एक से ज्यादा आइटम से मिलकर बनते हैं ना, तो कंपाउंड्स के लिए फिर क्या यूज करोगे, मोलर मास। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ग्लूकोज C6H12O6, ये मुझे चाहिए 1 मोल, मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपको क्या करना है, इस पूरे मॉलिक्यूल का आपको फाइंड आउट करना है, शाबाश, क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास। कैसे मोलर मास फाइंड करना है, जैसे आपको 9th में बताया था, कितने कार्बन एटम हैं, 6, तो 12 ज़रब 6 जमा कितने हाइड्रोजन हैं, 12, हर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 6, 16 होता है ऑक्सीजन का, टोटल आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो ये जो 180 ग्राम आया ना, तो ये ग्लूकोज का मोलर मास है। ग्राम पर मोल का मतलब ही क्या है कि इतने ग्राम ग्लूकोज लोगे तो ग्लूकोज कितने मोल हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है। अब मैं थोड़ी आपकी ना प्रैक्टिस करवाता हूं, वापस हम पीपीटी पे चलते हैं। और हमने जो ग्रेड 9th में पढ़ा, ग्रेड 10th में पढ़ा, उसको पहले हमने रिकॉल कर लिया और अब हम उसको अप्लाई करने लगे हैं जी फर्स्ट ईयर के मौजूदा एसएलओस के ऊपर। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, मैं यहां पर अब आपको टिशियोमेट्री की बकायदा प्रॉपर डेफिनेशन सिखाने वाला हूं।
ठीक है। अब स्टिशियोमेट्री की अगर आपने प्रॉपर बाकायदा डेफिनेशन सीखनी है तो दो रूल्स हैं, दो कवानीन हैं जिनका आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। कौन है जी वो दो कवानीन? पहला है जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी इसकी सिमुलेशन भी दिखाता हूं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, समझ आ जाएगा आपको। दूसरा कानून है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। लें जी, अब सबसे पहले तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, हम इसकी एक सिमुलेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, सिमुलेशन अभी आपके स्क्रीन पे आ जाती है, ये सिमुलेशन पे जी। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको इस कंटेनर के अंदर ऐड करनी है हाइड्रोजन गैस। ये देखें H2। अगर मैं बोलता हूं हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब ये नहीं होगा खाली आप हाइड्रोजन लिख दें। H2 एग्जिस्टेंस करती है हाइड्रोजन, H2, O2 ऑक्सीजन, ये उसकी एटॉमिसिटी होती है। किसी भी एटम में कितने, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, ये उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी होती है, ठीक है। अब इनका रिएक्शन करवाना हमने, चलें जी, रिएक्शन हो रहा है नहीं, इट्स लाइक अ मफिन मॉडल भी देखें। मफिन मॉडल क्या है कि अगर आपके पास एक बर्गर आपने बनाना है तो दो फ्राई एग्स हैं, आपके पास एक बन है, इनको आपस में मिलाएंगे तो एक बर्गर बन जाएगा। सिमिलरली वैसे ही अगर आप देखा जाए, हम तो यहां पर एटॉमिक मॉडल पे आ रहे हैं, लेट से एक और हाइड्रोजन डाल दूं और फिर मैं कहूं जी ये मिलें। अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखें जरा, ये पुराने बॉन्ड्स टूटे, नए बॉन्ड्स बने और हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर किस चीज में कन्वर्ट हो गए हैं, वाटर में। क्या फार्मूला है वाटर का? H2O, H2O। अब यहां पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है वो हम आपको सिखाते हैं। वापस चलते हैं स्लाइड की तरफ और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को यहां सीखते हैं। ये स्टूडेंट्स, H2 और O2 के दरमियान में जब रिएक्शन हुआ, नहीं हुआ, हमने क्या किया, हमने दो हाइड्रोजन ऐड किए तो इनके दरमियान में रिएक्शन हुआ और टू वाटर मॉलिक्यूल बने। इसका मतलब जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऐसा नहीं होता कि H2O2 बनेगा, नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन करने की जो तनासुब है वो फिक्स है। इस फिक्स रेशो का नाम ही क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन। और वो क्या है कि हमेशा दो हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे एक ऑक्सीजन के साथ, चार हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे दो ऑक्सीजन के साथ। इसलिए सिमुलेशन में आपने नोटिस किया होगा कि चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ फिर जाके रिएक्शन हुआ। अगर आप इसको रीसेट करके दोबारा देखें, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं हो रहा, मैं सिंथेसिस कर भी रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि रेशो नहीं बनती है। रेशो क्या है कि दो हाइड्रोजन और उसके साथ एक ऑक्सीजन चाहिए। अब एक ऑक्सीजन तो मैं यहां से नहीं निकाल सकता क्योंकि O2 तो इकट्ठा एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसको तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं हाइड्रोजन को इसके मुताबिक डबल कर सकता हूं। मसलन एक और हाइड्रोजन ऐड कर दिया, अब मैंने बोला रिएक्शन करो, तो आप देखो एक फिक्स रेशो के साथ हर दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, हर दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया। इस कानून का नाम क्या है? शाबाश, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये नहीं कि हर एलिमेंट किसी भी अंधाधुंध तरीके से दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा, नहीं 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 नहीं, हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने का जो तनासुब है वो फिक्स है। ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इस इक्वेशन के मुताबिक आप देखो, बैलेंस है सब कुछ, यस बैलेंस है। चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, देखो दो वाटर मॉलिक्यूल है तो दो ऑक्सीजन, यहां पर भी बैलेंस है। तो स्टिशियोमेट्री, स्टिशियोमेट्री को अगर आपने समझना है तो आपको इक्वेशन क्या रखनी पड़ेगी? बैलेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये आई होप कि आपको साइंस का पता है। थोड़े बहुत स्पेलिंग्स में अगर एरर होगा तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। स्टिशियोमेट्री के कभी भी स्पेलिंग मुझे याद नहीं हुए, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। मेन चीज कंसेप्ट पे आते हैं वापस। अच्छा जी, इक्वेशन कहती है
कि अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यूज करोगे तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा और इनके आपस में मिलने से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पानी के। ये मैंने अपने आप खुद से तो नहीं बताया, ये सारा कुछ मैंने कहां से देखा, ये सारा कुछ शाबाश मैंने कहां से देखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। 2 1 2 2 1 2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुझे ये नंबर्स मिले हैं। इन नंबर्स का सहारा लेते हुए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए हाइड्रोजन अगर 200 हो तो आप फौरन बोलोगे सर ये 100 इस्तेमाल होंगे। चलें भी लुकमान जल्दी से बताएं 200 और 100 के इस्तेमाल से कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 और 1 मिलकर कितने बनते थे? 2। तो सोचो 200 और 100 मिलकर कितने बनेंगे? 200। हिसाब किताब लगाओ ना। 2 हाइड्रोजन, इधर देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिले और 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर, अच्छा सॉरी, 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल के साथ मिला और बदले में कितने पानी के मॉलिक्यूल बने? 2। आसान लफ्जों में बताऊं तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो, जब ये 2 होंगे तो ये भी कितने बनेंगे? 2। एक इस्तेमाल करेगा अपने साथ क्या? ऑक्सीजन का। समझ रहे हो? यानी 2 रोटियां 1 प्लेट सालन, 2 रोटियां 1 प्लेट सालन, 2 लोग खाना खा रहे हैं, इस तरह समझे। तो 10 रोटियां कितनी प्लेट सालन? 5 प्लेट सालन, कितने लोग खाना खाएंगे? 10 लोग। यानी आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा 2 जितने ये मॉलिक्यूल हैं उतने ही पानी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यानी अगर ये 200 हैं तो 100 ऑक्सीजन इस्तेमाल होंगे तो ये कितने बनेंगे? 200। अच्छा चलो थोड़ा मुश्किल करते हैं और, अगर ये 2000 हो जाएं, शाबाश, तो कितने ऑक्सीजन इस्तेमाल होंगे? 1000। और कितने पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे? 2000। तो आसान है। चलें दर्जन में बात करते हैं। दर्जन में अगर ये 2 दर्जन, 2 डजन, 2 डजन का मतलब 24 होता है, 2 डजन, तो ये कितना होगा? 1 डजन। वेरी सिंपल। 2 डजन तो ये कितना होगा? 1 डजन। तो शाबाश, ये कितना बनेगा? 2 डजन। अब केमिस्ट्री में डजन तो नहीं चलता, केमिस्ट्री में ग्रॉस तो नहीं चलता, केमिस्ट्री में रिम तो नहीं चलता, केमिस्ट्री में क्या चलता है? मोल। क्या चलता है? मोल। अगर ये 2 मोल होगा, शाबाश, ये कितने मोल होगा? 1 मोल। शाबाश, तो ये कितने मोल बनेगा? 2 मोल। तो इसका मतलब मैंने हिसाब किताब लगा लिया इस इक्वेशन को देखते हुए। तो मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने वाला हूं और कंक्लूजन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला हूं। क्या कंक्लूजन है? 2H2 plus O2, I will get 2H2O। इसका असल मतलब है कि जब 2 मोल हाइड्रोजन होगा, 1 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, 2 मोल पानी बनेगा। अच्छा मजेदार बात, आपको वैसे ग्रेड 9 में ये बात पता है, ये जो नंबर होता है अभी मैं बता के आया हूं, ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। इतना बड़ा नंबर लिखने की बजाय इसकी जगह इसका सिंबल लिख देते हैं, Na। क्या लिख देते हैं? Na। जहां लिखा होगा ना Na, उसका मतलब होगा ये नंबर। चलो भाई शाबाश, जिशान आप बताएं 2 मोल की जगह क्या लिखूंगा? शाबाश 2Na। 1 मोल की जगह क्या लिखूंगा? शाबाश 1Na। 2 मोल की जगह पे क्या लिखूंगा? शाबाश 2Na। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, हम मोल्स को चेंज करते हैं मास के अंदर। मोल्स को चेंज करते हैं किसके अंदर? मास के अंदर। अभी कुछ देर पहले बता के आया हूं आपको, मोल्स को मास में चेंज करने का तरीका या मास को मोल्स में चेंज करने का तरीका, इसके लिए ग्रेड 9 में आपने एक फार्मूला भी पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर एटॉमिक मास या मोलर मास
या फार्मूला यूनिट मास, किसको आप डील कर रहे हो? अगर आप एटम्स को डील कर रहे हो, जैसे सल्फर वगैरह को डील कर रहे हो, कार्बन वगैरह को डील कर रहे हो, तो फिर कौन सा वर्ड आएगा? एटॉमिक मास। अगर आप मॉलिक्यूल्स वगैरह को डील कर रहे हो तो मोलर मास, अगर आप आयनिक कंपाउंड्स वगैरह को डील कर रहे हो तो फार्मूला यूनिट मास। पीरियोडिक टेबल में देखा ना अभी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। लेट्स से अगर आपको 1 मोल कार्बन चाहिए, 1 मोल कार्बन चाहिए, उसके लिए कितना मास लेना पड़ेगा? शाबाश, मास ओवर नीचे क्या आएगा? कार्बन एटॉमिक मास होता है, कार्बन एक एटम है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और 12 होता है कार्बन का एटॉमिक मास। 12 को 1 से ज़रब करो, 12 ग्राम, 12 ग्राम। ओके, यहां में कर लेते, अच्छा जी यहां कर लेते हैं। 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या है? शाबाश, 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या है? शाबाश, 1 मोल। भाई अगर आपको कोई कह दे, अगर आपको कोई कह दे, जरा स्क्रीन पे, अगर आपको कोई कह दे 2 मोल कार्बन चाहिए, तो 12 को डबल कर दो, 24 ग्राम। यानी सिंपल आपने यहां पे 2 लिखना है, और 12 को 2 से ज़रब कर दोगे तो 24 मास हो जाएगा। तो ये फार्मूला नया नहीं है, आप लोगों ने ये फार्मूला कहां पढ़ा है? ग्रेड 9 में। मैं दिखा भी देता हूं आपको कि ग्रेड 9 की तरह बुक खोलते हैं। स्टूडेंट्स, एक तो मैंने तरीका बताया ना, डायरेक्ट आप देखो किस एटम का कितना एटॉमिक मास है, उसको ग्राम में लिख दो, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन बकायदा हमने इसका फार्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, क्या फार्मूला पढ़ा था? ये देखें, ये लिखा हुआ फार्मूला। ओके, ये फार्मूला लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? शाबाश, मास ओवर मोलर मास। एटम्स के केस में मैंने बोला क्या आएगा? एटॉमिक मास। आइंस के केस में क्या आएगा? आयनिक मास। जिसको आप डील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नीचे लफज आ जाएगा। इसी तरह इधर स्क्रीन पे लेके आए, इसी तरह अगर आप एक काम करें, अगर आपसे कोई पूछे मास किसके बराबर होगा, तो शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? मोलर मास। जैसे मैंने लिखा हुआ है, मास किसके बराबर है? मोल्स, मोल मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, मोलर मास। यानी यही फार्मूला आपने ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया? तो इसी फार्मूले को आज हम फर्स्ट ईयर में यूज करेंगे, और फार्मूले की मदद से जल्दी जल्दी बताइएगा, टाइम कम है हमारे पास। 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, जल्दी जल्दी बोलिए। 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल उसका आपने निकालना है मास। मोलर मास हाइड्रोजन का होता है H2, 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 1 इंटू 2, 2, 2 इंटू 2 4। इसका मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा। इट विल बी अ 2 मोल। ओके, अच्छा अब चलते हैं आगे ऑक्सीजन की तरफ। शाबाश बेटा, ऑक्सीजन, आई नीड 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। मास ओवर मोलर मास 32, 32 होता है ऑक्सीजन का मोलर मास, 32 अरब 1, 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम। शाबाश, 2 मोल पानी, 2 मोल पानी चाहिए। मास आपने निकालना है, मोलर मास होता है 18 पानी का, H2O। 16 जमा 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 जमा 16, ये आपको निकालना आता है। 18, 18 ज़रब 2, 36। आप जरा खुद सोचो, जल्दी जल्दी बेटा खुद सोचो, 4 जमा 32 कितना होता है? 36। और ये भी कितना है? 36। 36 ग्राम रिएक्टेंट है, 36 ग्राम प्रोडक्ट है। जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट। मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड। ना तो मास पैदा होता है ना तबाह होता है, कन्वर्ट होता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग अलग मास था, मिला नया मास बना वाटर, लेकिन उतना ही रहा मास। इस कानून का नाम क्या है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो जब आप स्टिशियोमेट्री पढ़ते हो, अच्छा जी,
स्टूडेंट्स अब जरा गौर से मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे हिसाब किताब में ये कह दूं, चलें भाई इमरान जरा इस तरफ देखें, 8 ग्राम हाइड्रोजन, आप फौरन बोलोगे सर 4 ग्राम के साथ 32 यूज हो रहा था ना, आपने अगर 8 ग्राम हाइड्रोजन कर दिया है तो ऑक्सीजन अब 32 नहीं यूज होगा, कितना यूज होगा 64 ग्राम, कितना यूज होगा डबल 64 ग्राम। पानी भी 36 ग्राम नहीं बनेगा, पानी कितना बनेगा 64 जमा 8 कितना होता है, यानी 36 को भी डबल कर दो तो इट विल बी 72 ग्राम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 8 ग्राम जो है वो 2 मोल नहीं है 4 मोल है, ऑक्सीजन जो 64 ग्राम है वो 2 मोल है, पानी भी 2 मोल नहीं है, यहां पर 72 ग्राम कितने मोल है 4 मोल है। आसान लफ्जों में बताऊं तो मैंने ये इक्वेशन बनाकर उसके नीचे हिसाब किताब लिखकर स्टिशियोमेट्री के असूलों को अप्लाई करते हुए मैं बेसिकली हिसाब किताब कर सकता हूं किस किस के दरमियान में, रिएक्टेंट और किसके दरमियान में, प्रोडक्ट। ये जो हिसाब किताब मैंने किया है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें ये हिसाब किताब सिखाती है उसका नाम क्या है, स्टिशियोमेट्री। क्या नाम है इसका, स्टिशियोमेट्री। याद रखिए हिसाब किताब के लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। सारे रिएक्टेंट किसमें चेंज होने चाहिए, प्रोडक्ट में। किसी किस्म का साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए हाइड्रोजन कहीं और निकल जाए, हाइड्रोजन सारा रिएक्ट करे ऑक्सीजन से तो हिसाब किताब पूरा बनेगा ना, ऑक्सीजन सारा रिएक्ट करे हाइड्रोजन से तो हिसाब किताब पूरा बनेगा ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये हिसाब किताब ठीक होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, साइड रिएक्शन ना कोई चले, रिएक्शन जो है वो ही चले, तो आपकी जो कैलकुलेशंस है वो किसके मुताबिक आएंगी, स्टिशियोमेट्री के मुताबिक आएंगी। ये हमने सारा कुछ कहां पढ़ा था, ग्रेड 9th में। अच्छा, अब यहां पर एक पैरामीटर हम और ऐड कर देते हैं, वो क्या है, वो ये है कि इक्वेशन के मुताबिक इट विल बी अ 2Vm, अगर ये गैस है 2 मोल 2Vm, 1 मोल के वॉल्यूम को क्या कहते हैं, Vm, 2 मोल 2Vm, 1Vm, they will react and make 2Vm। ठीक है, यानी मुझे यहां पे वॉल्यूम्स का रिलेशन भी पता चल गया, मास का रिलेशन भी पता चल गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन भी पता चल गया, मोल्स का रिलेशन भी पता चल गया। ये सारा कुछ हमने ग्रेड 9 to 10 सीखा है। एक दफा बुक को हम एक्सप्लोर करते हैं, रिव्यू करते हैं ग्रेड 9 to 10 की, उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। जी ये देखें, ये सारी बातें आपने पहले क्वेश्चंस किए, किस तरह से मास को किस में चेंज करना है, मोल्स में चेंज करना है, ये फार्मूलाज हमने अप्लाई किए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला हमने लिखा था, ये आगे हमने अब ये सब कुछ यूज करना है। इसको क्वेश्चंस आपने किए थे, ये देखें ये सारे क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व किए थे। ठीक है, फिर इक्वेशन कैसे बनती है, बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, वो सिखाया गया था ग्रेड 9th में। ये सब चीजें आपको सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई गई थी ग्रेड 11 के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 10th ग्रेड का ये चैप्टर देखूं तो स्टूडेंट्स ग्रेड 10th के अंदर आपने ग्रेड 9th को फर्दर एडवांस करके देखा था। ठीक है, आपने उसके अंदर फर्दर एसटीपी आरटीपी को डिटेल से पढ़ा था, वो रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं वो आपने डिटेल से देखा था। ठीक है, वीएम का जो कॉन्सेप्ट है मोलर वॉल्यूम का, उस मोलर वॉल्यूम के कंसेप्ट को आपने देखा था, डिटेल से पढ़ा था। एसटीपी आरटीपी में क्या फर्क होता है ये आपने ग्रेड 10th में पढ़ा है सारा कुछ, इसकी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। फिर आपने फर्दर एक केस स्टडी में हाइब्रिड प्रोसेस को भी डिस्कस किया था। ये सिर्फ दिखाने का मकसद क्या है कि आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक दफा ग्रेड 10th और ग्रेड 9th के जो लेक्चर्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से एक दफा पहले रिव्यू कर लें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, आपको बड़ी ही आसानी होगी फर्स्ट ईयर को समझने के लिए। यहां पर मैं काम करता हूं आपके लिए, आपकी जो स्लाइड के साथ ये जो QR कोड लगा हुआ है, इस नॉलेज के साथ ये QR कोड, जैसे आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे आपको इसके अंदर ग्रेड 9th और ग्रेड 10th के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। पहले आप वो देखिएगा, फिर आप इसको स्कैन करके फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स को आपने देखना है। होप सो स्टूडेंट्स कि आज के इस बेसिक लेक्चर में आपको यह समझ आ गया कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, स्टिशियोमेट्री है क्या, हिसाब किताब कैसे करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में। कोई सवाल हो आपका? SLO तो नहीं आज हमने शुरू किया,
लेकिन आपने बेसिक्स शुरू की हैं। कल इंशाल्लाह हम SLOs को स्टार्ट करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? ऑल क्लियर? थैंक यू, थैंक यू।